वागीश्वरी हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है, आज की जो हमारी कक्षा है वो आधारित है कक्षा 10वीं के हिंदी कोर्स ए और बी से संबंधित पुनरावृत्ति पर। आज हम रिवीजन में अपठित अंश से अपठित गद्यांश की रिवीजन करेंगे। इस अंश में हम गद्यांश की पुनरावृत्ति करेंगे जो बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित है, खंड अ से संबंधित है और खंड अ में ये पहला जो प्रश्न है वो आपको अपठित गद्यांश का दिया जाएगा और अपठित गद्यांश में आपको 2 गद्यांश होंगे। दोनों गद्यांश में से आपको जो सबसे उचित लगे, जिसके आप उत्तर दे सके, वो आप गद्यांश करिएगा। और ये जो अंश है ये 10 नंबर का होगा, जिसमें 5 अंक का गद्यांश और 5 अंक का काव्यांश सम्मिलित है। गद्यांश जब आप करते हैं तो बहुत सी बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए और ध्यान रखना पड़ेगा परीक्षा भवन में। सबसे पहले तो आप जो भी गद्यांश आप चुन रहे हैं, चाहे पहला या दूसरा, पहला अगर गद्यांश चुन रहे हैं तो उसका नंबर डालेंगे प्रश्न के साथ कि प्रश्न 1 से संबंधित आप पहला गद्यांश कर रहे हैं। अगर दूसरा कर रहे हैं तो आप लिखेंगे प्रश्न 1 से संबंधित दूसरा गद्यांश। तो यहाँ पर सबसे पहले ये आपको अंकित करना अवश्य है कि आप कौन सा गद्यांश कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत तक देखेंगे तभी आपको कुछ प्राप्त होगा या कुछ आप समझ सकेंगे, जिससे आप परीक्षा में जब बैठें तो आप कोई भी गलती ना कर सकें। उसके बाद आपका दूसरा जो गद्यांश से संबंधित आप जो आगे करेंगे वो है सबसे पहले गद्यांश को पढ़ना। आप गद्यांश को पढ़ेंगे कि हर पंक्ति को अच्छी तरह पढ़ेंगे, जो जो मुख्य बिंदु हैं उनको रेखांकित करेंगे, जो जो कठिन शब्द हैं उनको रेखांकित करेंगे, जो विलोम शब्द, विपरीत शब्द, पर्यायवाची शब्द पूरे गद्यांश में प्रयोग हुए हैं उनको अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद आप प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं। आपको यहाँ मैं ये स्पष्ट कर देती हूँ कि जो भी आपको गद्यांश दिया जाएगा उसका कोई भी शीर्षक या जो भी है उसका आपको शीर्षक नहीं दिया जाएगा। आपको शीर्षक गद्यांश पढ़कर स्वयं चुनना होगा। दूसरी बात, गद्यांश के जो है आपको शीर्षक के 4 विकल्प होंगे। चारों में से जो सबसे उपयुक्त विकल्प है वही चुनना है, क्योंकि आपने गद्यांश पूरा अच्छी तरह पढ़ लिया है। तो पढ़ने के पश्चात आप ये सही और सटीक अंदाजा लगा सकते हैं कि गद्यांश किस बात से संबंधित है, किस विषय से संबंधित है और किस चीज की चर्चा उसमें की गई है। तो यहाँ पर आपको बहुत आसान रहेगा गद्यांश का जो है शीर्षक चुनना। उसके बाद जो भी प्रश्न आप संपन्न कर रहे हैं, अगला, दूसरा या तीसरा या चौथा या पांचवा, जो 5 प्रश्न होंगे आपको, तो पांचों प्रश्न के आप सही उत्तर देंगे, क्योंकि आपने ऊपर जब गद्यांश पढ़ा है आपने रेखांकित किए हैं जो मुख्य बिंदु हैं, तो आप उनसे अंदाजा लगा सकते हैं उन प्रश्नों के उत्तर का। तो यहाँ आपको ये बहुत ही जरूरी होगा कि आप गद्यांश को पहले अच्छी तरह पढ़ लें, उसके बाद आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। चलिए इस गद्यांश के आधार पर हम अपनी पुनरावृत्ति को शुरू करते हैं। सह शिक्षा के विचार ने एक विवाद खड़ा कर दिया था जो अभी तक पूर्ण रूपेण हल नहीं हो पाया है। सह शिक्षा के गुण और दोषों को लेकर इसके विचार में, इसके पक्ष और विपक्ष में अनेक तर्क दिए जाते रहे हैं और दिए जाते हैं। शिक्षा का समर्थन करने वालों का मत है कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही सह शिक्षा की पद्धति थी तथा ऋषि और मुनियों के आश्रमों में युवक और युवतियां साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। यथा महर्षि कर्ण के आश्रम में इस प्रकार की व्यवस्था थी। भवभूतिकृत काव्य ग्रंथ उत्तर रामचरित में भी ऋषि वाल्मीकि के गुरुकुल में लड़के और लड़कियों के साथ साथ पढ़ने का प्रसंग मिलता है। रावण और मंदोदरी भी
एक ही आश्रम के विद्यार्थी थे। विदेशी आक्रमणकारियों के कारण ही धीरे धीरे नारी की शिक्षा और स्वतंत्रता प्रतिबंधित हो गई। सह शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण करें तो वस्तुतः इससे दोनों की प्रतिभा विकसित होती है और अवचेतन में पलने वाली अनेक कुंठाओं तथा हीनता की वृत्तियों का शमन होता है। एक दूसरे के साथ रहने, बातचीत करने, तर्क और विवाद करने से एक दूसरे को समझने और परखने का अवसर मिलता है तथा सहयोग की भावना विकसित होती है। आपने देखा कि जब हम गद्यांश पढ़ रहे थे तो हमने बहुत सारी जगहों पर हमने हाईलाइट किया हुआ है। तो ये हाईलाइट वही मुख्य बिंदु हैं जिसके आधार पर हो सकता है नीचे प्रश्न हमें दिए जाएं। तो सबसे पहले हमें यही करना है, गद्यांश को पढ़ते वक्त हमें मुख्य बिंदुओं को रेखांकित कर लेना है। प्रश्नों को पढ़ते समय सबसे पहले जो निर्देश दिया गया है उसको आप जरूर पढ़िएगा। निर्देश यहाँ दिया गया है कि नीचे जो आपको प्रश्न दिए गए हैं उनके विकल्पों को जब आप देखेंगे तो सही विकल्प को चुनिएगा और सही विकल्प का चयन करिएगा। निर्देशानुसार मतलब जो प्रश्न में पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है, सह शिक्षा का अर्थ है। अभी हमने गद्यांश में देखा कि सह शिक्षा के विषय में गद्यांश था और जब हमने पढ़ना शुरू किया तो इसमें हमें एक चीज मुख्य पता चली थी, जो हम अभी देखते हैं विकल्पों में क्या वो मुख्य चीज है जिस बिंदु पे हमने पढ़ा था। तो पहला विकल्प है साथ साथ शिक्षा ग्रहण करना, लड़कियों का एक साथ पढ़ना, लड़कों का एक साथ पढ़ना या लड़के लड़कियों का एक साथ पढ़ना। हम जब गद्यांश पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि महर्षि कण्व के आश्रम में ये व्यवस्था थी कि लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते थे। तो यहाँ पर उत्तर यही होगा कि सह शिक्षा का अर्थ है कि लड़के लड़कियों का एक साथ पढ़ना। मतलब हमने गद्यांश में भी पढ़ा कि प्राचीन काल से ही ये पद्धति चलती आ रही है, मगर अभी भी इसके पक्ष और विपक्ष में बहुत सारी जो है बातें हैं जो एक दूसरे के विपरीत रही हैं। तो सह शिक्षा का अर्थ यहाँ पर साथ साथ शिक्षा ग्रहण करना नहीं, लड़के लड़कियों का एक साथ पढ़ना। तो दूसरा प्रश्न है, ऋषि कणक के आश्रम में शिक्षण विषयक व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था थी? सह शिक्षा की, स्त्री शिक्षा की, कला शिक्षण की या मल्लयुद्ध सीखने की? तो ऋषि कणक के आश्रम में सह शिक्षा की पद्धति थी। उत्तर रामचरित जो रचना है वो किसकी है? उत्तर रामचरित रचना है भवभूति की। उत्तर रामचरित रचना है भवभूति की। तो चौथा प्रश्न यहाँ पर ये है कि परंपरा से प्रचलित नारी शिक्षा प्रतिबंधित हो गई थी क्योंकि, ऊपर हमने रेखांकित की थी वो लाइन जहां पर ये बताया गया था कि जो नारी शिक्षा थी वो प्रतिबंधित हो गई थी। देखते हैं यहाँ है या नहीं। अनेक कुंठाएं उत्पन्न हुई थी, हीनता की वृत्तियों का शमन संभव नहीं था, विदेशी आक्रमणकारियों का भय बढ़ गया था या समाज में अनुशासन नहीं रहा था। तो हमने देखा कि गद्यांश में भी यही बात कही गई है कि नारी शिक्षा प्रतिबंधित हो गई थी क्योंकि विदेशी आक्रमणकारियों का भय बढ़ गया था। अगला पांचवा प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सह शिक्षा लड़के लड़कियों के लिए सहायक होती है। क्यों सहायक होती है? विकल्प देखते हैं। एक दूसरे की भावनाओं को समझने में, परस्पर कुंठाओं तथा हीनता शमन में, परस्पर सहयोगी प्रवृत्ति समझने व परखने, कुंठाओं के शमन द्वारा, दोनों की प्रतिभाओं के विकास में, भली भांति पढ़ने लिखने में। अब हमको यहाँ पर सभी उत्तर ऐसे लग रहे हैं कि सारे ठीक हैं, मगर हमने जब हम गद्यांश पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर हमने अंडरलाइन की थी, रेखांकित किए थे मुख्य बिंदुओं को। वहां पर बताया गया था कि परस्पर सहयोगी प्रवृत्ति समझने व परखने
कुंठाओं के शमन द्वारा दोनों ही प्रतिभाओं के विकास में, मतलब जो भी सह शिक्षा की पद्धति होती है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से ये ज्ञात होता है कि लड़कियों में कि किन प्रतिभाओं को वो उजागर करती है, उनके साथ जो सहयोगी प्रवृत्ति में वो काम करते हैं, एक दूसरे को समझने परखने में उनकी जो प्रवृत्तियां हैं और बढ़ जाती हैं सहयोगी प्रवृत्ति से, है ना। उनके जो अंदर की कुंठाएं हैं, शंकाएं हैं, उनका शमन हो जाता है, वो समाप्त हो जाती हैं और दोनों की प्रतिभा जो है वो विकसित होती है। उन दोनों की ही, लड़के और लड़की जो है, लड़के और लड़की दोनों की प्रतिभाओं का विकास समान रूप से होता है। तो ये हमने पूरे ही गद्यांश में पढ़ा था। तो यहाँ पे मुख्य बात यही रह जाती है कि जब तक हम गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे अच्छी तरह से, तब तक हम प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ पे मैं दूसरे गद्यांश की भी आपको रिवीजन करवा देती हूँ, एक उदाहरण एक और आपके समक्ष रख देती हूँ, और ये गद्यांश भी एक नमूने के तौर पर आपको पेश है, यहाँ पर आपके समक्ष है, रिवीजन के तौर पर पढ़ते हैं हम यहाँ पर। हमारे जीवन में उत्साह का विशेष स्थान है। किसी काम को करने के लिए सदा तैयार रहना तथा उस काम को करने में आनंद अनुभव करना उत्साह का मुख्य लक्षण है। देखिए यहाँ पे हम इसको अंडरलाइन करते हैं, इसको हाईलाइट करते हैं कि आनंद अनुभव करना उत्साह का मुख्य लक्षण है। उत्साह कई प्रकार का होता है, परंतु सच्चा उत्साह वही है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। देखिए यहाँ पर ये भी मुख्य मेरे को दिखाई दे रहा है, मुख्य बिंदु, कि सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा दे। मनुष्य किसी भी कारणवश जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है, तब जिस सुख को वह अनुभव करता है, वह सुख विशेष रूप से प्रेरणा देने वाला होता है। इसी उत्साह के लिए कहा भी गया है, साहस से भरी हुई उमंग ही उत्साह है। देखिए इसको भी हम अंडरलाइन करते हैं, इसको भी हाईलाइट करते हैं कि साहस से भरी हुई उमंग ही उत्साह है। जिस भी कार्य को करने के लिए मनुष्य में कष्ट, दुख या हानि को सहन करने की ताकत आती है, उन सब से उत्पन्न आनंद ही उत्साह है। देखिए मनुष्य में बहुत अच्छी बात कही गई है कि कष्ट, दुख और हानि को सहन करने की ताकत जब आती है, तो उन सबसे उत्पन्न आनंद ही उत्साह कहलाता है। दान देने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक विशेष साहस रखता है। दान देने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक विशेष साहस रखता है, और वह साहस है, क्या है? धन को त्यागने का साहस है। ये भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं इस बिंदु को। यही त्याग यदि मनुष्य प्रसन्नता के साथ करता है, तो उसे उत्साह से किया गया दान कहा जाता है। देखिए उत्साह से किया गया दान वही होता है जब हम कोई चीज खुशी खुशी करते हैं, प्रसन्नता से करते हैं, जो त्याग हम खुशी से करते हैं। इसी प्रकार युद्ध क्षेत्र में वीरता दिखाने वाले तथा दया के लिए वीरता दिखाने वाले भी अपने अपने क्षेत्र में उत्साह का कार्य करने वाले हैं। देखिए दोनों तरह से जब कार्य किए जाते हैं, चाहे वीरता दिखाने के लिए युद्ध क्षेत्र में, चाहे दया दिखाने के लिए दया भाव की प्रवृत्ति रखकर, दोनों ही अपने अपनी जगह पर उत्साह ही उत्पन्न करते हैं। पहला प्रश्न जैसे मैंने कहा था गद्यांश से संबंधित हो सकता है, तो यहाँ पर गद्यांश का उचित शीर्षक चुनना है हमें। 4 विकल्प हैं। उत्साह का आनंद, उत्साह का महत्व, उत्साह का स्वरूप और महत्व। तो यहाँ हमें सबसे सटीक लग रहा है उत्साह का स्वरूप और महत्व, ये सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है उत्साह का प्रमुख लक्षण क्या है? तो अभी जब हमने गद्यांश पढ़ा था, हमने अंडरलाइन किया था, और उस पंक्ति को हमने अंडरलाइन जो की थी वो पंक्ति थी, आनंद ही उत्साह का प्रमुख लक्षण है। तो जोश, साहस, आनंद और जोश में आनंद सबसे सही और सटीक उत्तर है। तीसरा प्रश्न है उत्साह का सच्चा लक्षण क्या है?
सच्चा लक्षण भी हमने जो है रेखांकित किया था। 4 हम विकल्प देख लेते हैं। काम करने के लिए सदा तैयार रहना, काम करने के लिए प्रेरणा देना, काम करने में आनंद अनुभव करना या काम करने से सुख को अनुभव करना। तो सही उत्तर है काम करने में आनंद अनुभव करना। चौथा प्रश्न है, दानी व्यक्ति किस प्रकार का साहस दिखाता है? पहला विकल्प है कष्ट सहन करने का, धन को त्यागने का, हानि को सहन करने का या प्रसन्न रहने का। तो दानी व्यक्ति धन को त्यागने का साहस दिखाता है। पांचवा प्रश्न है, वीरता शब्द का विलोम है। मैंने आपको पहले भी बताया था, हमें गद्यांश में ऐसे शब्दों को अंडरलाइन रेखांकित करना है जिनके विपरीत शब्द निकल सकते हैं, पर्यायवाची शब्द निकल सकते हैं, लिंग बदलो निकल सकते हैं, है ना। ऐसे शब्दों को हमें अंडरलाइन करना है। तो वीरता शब्द आया था, तो वीरता का विलोम क्या हो सकता है? शूरता, निर्भीकता, कायरता या अधिकता। तो सबसे सटीक उत्तर जो है, सही उत्तर है, वो है कायरता। यहाँ पर हमारे जो है दोनों गद्यांशों से संबंधित जो हमने रिवीजन की है, पुनरावृत्ति की है, आप सभी को उससे बहुत ही लाभ हुआ होगा। और अगली वीडियो में, अगली जो कक्षा में हम पद्यांश, अपठित पद्यांश से संबंधित रिवीजन करेंगे। और पिछली जो वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंकित कर दूंगी। आप वहां से पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं, उससे भी रिवीजन कर सकते हैं और उसको देखकर भी अपने जो एग्जाम है, अपनी परीक्षा की तैयारी को भली भांति संपूर्ण कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक। इसी के साथ नमस्कार।